हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। तो हम 2 जुलाई 2020 के द इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल डिस्कस कर लेते हैं। कल का जो एक एडिटोरियल था कस्टोडियल डेथ पे था, तो वो इम्पॉर्टेंट था, तो जितना भी टाइम मिलता है उसे हम डिस्कस करेंगे। अभी सबसे पहले जो आज का एडिटोरियल है हॉर्समैन ऑफ एपोक्लिप्स, तो इस पे देख लेते हैं। ये सैयद अकबरुद्दीन ने आर्टिकल लिखा है। सैयद अकबरुद्दीन कौन है? ये रिटायर्ड आईएफएस है, ठीक है, इंडियन फॉरेन सर्विसेज से रिटायर्ड है और इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं टू द यूनाइटेड नेशंस। तो अब जैसे कोरोना वायरस पेंडेमिक हो रहा है, तो इसके साथ साथ क्या हो रहा है, जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है वो भी चेंज हो रहा है। तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जैसे जैसे चेंज होता है, पॉलिसी चेंज होती है, तो उसमें क्या चाहिए होता है, एक न्यू सेट ऑफ गाइडलाइंस की ज़रूरत होती है, ठीक है, हमें न्यू फ्रेमवर्क चाहिए होता है। तो इसमें यही चीज़ डिस्कस की गई है कि इंडिया को यहाँ पे रूल शेपर की भूमिका निभानी होगी। मतलब रैदर देन हम रूल टेकर्स ना बन के क्या करें, रूल शेपर्स, ठीक है, रूल हमें बनाने होंगे अपने अकॉर्डिंग, फिर सारे लोग उसको क्या करें, फॉलो करें। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अब बेसिक एक देती हूँ कि जैसे अभी हमने चाइनीज़ ओरिजिन की जो 59 ऐप है इंक्लूडिंग टिकटॉक, तो इन सबको बैन किया। तो उसी के दूसरे दिन जो है यूएसए ने भी, जो वहाँ की बहुत बड़ी टेली कम्युनिकेशन कंपनी है चाइना की, हुवेई और जेड ठीक है, तो इनको बोला कि ये ग्लोबल नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है, तो इस वजह से इनको बैन किया जाना चाहिए। तो ये एक तरह से इंडिया ने इनिशिएटिव लिया। फिर क्या है, सारे लोग चाइनीज़ जो प्रोडक्ट्स हैं, ऐप्स हैं, उनका बायकॉट करना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। अब ये जो हॉर्समैन ऑफ एपोक्लिप्स है, इसकी टर्मिनोलॉजी भी जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन यू शुड नो दैट कि ये है क्या, कहाँ से लिया गया है। तो ये एक मेनली क्रिश्चियन फेथ पे बेस्ड एक है कि जो जॉन ऑफ पेट्रॉन्स है, तो उन्होंने ये लिखा था, ठीक है। तो इसमें 4 घोड़े बताए गए थे, सर्वनाश, ठीक है। एपोक्लिप्स मतलब क्या होता है, सर्वनाश। तो सर्वनाश के 4 घोड़े क्या बताए थे, एक वाइट हॉर्स था, एक रेड था, और एक ब्लैक था, और एक पेल था, ठीक है। तो वाइट हॉर्स रिप्रेजेंट करता था किसको, कनक्वेस्ट को, जैसे कि उस टाइम पे प्लेग हुआ था, और इस टाइम पे अभी जैसे क्या है, कोरोना वायरस चल रहा है, कोविड-19 है ना। और वॉर जो था, वॉर होता है फिर रिसोर्सेज को लेके, ठीक है, कि एक कंट्री के पास अगर जैसे अभी वैक्सीन बन जाती है सपोज इसकी, तो फिर क्या होगा, कुछ कंट्रीज़ अपने लिए लिमिटेशन, मतलब अपनी कंट्री में लिमिटेशन रख देंगी कि ये हमारी कंट्री में ही होगी सप्लाई, बाहर इतना होगा, प्राइस वगैरह बढ़ा देंगे, ये सारी चीज़ होती है। फिर जो है, जो रेड हॉर्स है वो ब्लैक हॉर्स है, वो किसको रिप्रेजेंट करता है, फैमिन को। फैमिन मतलब क्या होता है, अकाल पड़ना, ठीक है। अब जब फाइटिंग होगी रिसोर्सेज के लिए, और साथ में जो गवर्नमेंट ने, आपको पता है काफ़ी सारी, अभी लॉकडाउन हुआ था तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो थी वो शट डाउन हो गई थी, है ना, बिजनेसेस वगैरह सब बंद हो गए थे। तो इस वजह से क्या होता है, भूखमरी, अकाल जैसी जो स्थिति है वो तो होती ही है। फिर जो पेल है, अब इन सारी तीनों चीज़ें होंगी, ठीक है, पैंडमिक है और वॉर है, एलएसी वगैरह, तो ये अपने अलग चलते रहते हैं, जो बॉर्डर डिस्प्यूट वगैरह है। इसके अलावा जो फैमिन है, ठीक है, तो जब ये तीनों चीज़ हो जाती हैं तो लास्ट जो होता है वो क्या होती है, डेथ। तो इन्हीं चीज़ों को मतलब यहाँ पे एक तरह से एग्जाम्पल दिया गया है कि पहले भी क्या था, जब ये पैंडमिक हुआ था उससे पहले भी जो ट्रेड, जो ट्रस्ट डिफिसिट था कंट्रीज़ के बीच में, जैसे इन यूएसए और चाइना की बात करें तो बहुत कम था, जियोपॉलिटिकल टेंशन ज़्यादा थी, क्लाइमेट चेंज के इशू थे, है ना। और लेकिन अभी क्या है, जो सारे जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो अपने अपने बारे में बात कर रहे हैं, अपने बारे में वो सेल्फ डिपेंडेंट होने की सोच रहे हैं। इसीलिए इंडिया ने भी जो आत्मनिर्भर भारत है, सेल्फ रिलायंट इंडिया, तो उसकी बात भी हम कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर यही चीज़ इसमें बोली गई है कि अगर हम मतलब ये नोशन जो है दैट द पैंडमिक हैज़ नॉट बीन बैड फॉर इन्वायरमेंट इज़ वाइड स्प्रेड, कि ये इन्वायरमेंट के लिए मतलब इतना ज़्यादा बुरा नहीं है, वो कुछ हद तक सही भी है, क्योंकि अगर हम अप्रैल का जो कार्बन एमिशन की बात करें तो डैट वर डाउन बाय 17% कंपेयर टू लास्ट ईयर, ठीक है। तो 70% कार्बन एमिशन में कमी आई है। और जो जून का जो न्यू डाटा है दैट इंडिकेट्स दैट देयर आर 5% लोअर देन एट सेम पॉइंट इन 2019। लेकिन अभी क्या है, धीरे धीरे बोला जा रहा है कि 2020 का जब एंड आएगा तो इमिशंस में क्या होगा, 8% डाउन ऑन लास्ट ईयर। जैसे कि कोरोना वायरस अब हटेगा, धीरे धीरे अनलॉकडाउन वाली जो प्रोसेस है वो हो रही है, तो इससे क्या हो सकता है, फिर से इसमें एक सर्ज देखने को मिल सकता है, ठीक है। और दूसरा चीज़ यहाँ पे ये बोला गया, साइबर स्पेस हैज़ बीन अ डिजिटल सेवियर ड्यूरिंग द कोरोना क्राइसिस, कंसिस्टेंसी ऑफ वर्चुअल कम्युनिकेशन इन्हेंस्ड थ्रू वेरियस सर्विसेज। अगर मतलब ये नहीं होता कोरोना वायरस, तो हमको मतलब इतना पोटेंशियल जो है हमारे साइबर स्पेस में वो पता भी नहीं चलता, है ना। क्योंकि अभी हम क्या कर रहे हैं, घर बैठे बैठे जो वर्चुअल
कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं और वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं जूम ऐप के थ्रू, वीडियो चैट कनेक्टिविटी, ऑनलाइन डिलीवरी ऑफ गुड्स हो रही है, इसेंशियल सर्विसेज जो है ई कॉमर्स जो कंपनीज़ हैं वो प्रोवाइड कर रही हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है साइबर स्पेस को मतलब एक तरह से डिफ़ाइन करती हैं। एंड however there is growing body of thought that dark side travelers are likely। तो सबसे ज़्यादा अगर इससे जो प्रॉब्लम होती है वो क्या होती है कि साइबर स्पेस में साइबर क्राइम और जो साइबर फ्रॉड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। ठीक है, द लॉजिक बीइंग दैट साइबर स्पेस यूज हैज़ एक्सपेंडेड विद कमेंसरेट ग्रोथ एंड सिक्योरिटी फीचर। अभी एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था फोर्ब्स मैगजीन का, किसने लिखा था? स्टीवन मैकब्राइड ने, और इन्होंने ये प्रिडिक्ट किया है कि इन मे प्रिडिक्टेड दैट द कोरोना क्राइसिस प्रैक्टिकली गारंटीज दैट वी विल सी द लार्जेस्ट साइबर अटैक एवर। तो हम आने वाले जो 6 महीने हैं इसमें हम लार्जेस्ट, दुनिया का सबसे बड़ा साइबर अटैक देखने को हमें मिल सकता है। और बहुत सारे जो प्रोजेक्शन है वो इसी पे चल रहे हैं। ठीक है, इम्पेंडिंग साइबर पर्ल हार्बर एंड दिस हॉर्समैन इज लर्किंग इन द शैडोज एंड अ ब्रेकआउट कैन नॉट बी डिस्काउंटेड। तो हम ये चीज़ हम देखने को ये मिल सकता है। अभी क्या है, चाइना देखो मतलब बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गया है। ठीक है, ये चाइना है, ये अमेरिका है, यूएसए, यहाँ पे इंडिया है। तो चाइना अगर हम बात करें तो चाहे वो हांगकांग का इशू हो, ठीक है, हांगकांग की ऑटोनॉमी पे वो सवाल उठा रहा है। आपको पता है कि अभी अभी उसने वहाँ पे जो नेशनल सिक्योरिटी लॉ है वो पारित कर दिया है। इससे क्या हो जाएगा, जो भी हांगकांग में जो रूल्स फॉलो होते थे वो मतलब जैसे अब चाइना के जो प्रोविंस हैं, चाइना के स्टेट में जो रूल होते थे वो यहाँ पे फॉलो होंगे इसके तहत। ठीक है, तो एक तरह से वो जितने यहाँ पे मतलब एक्सप्लॉयटेशन करेगा। दूसरा, ताइवान की ऑटोनॉमी को लेके जो चाइवान बार बार बोलता है कि वो ताइवान को एज अ सेपरेट रिप्रेजेंटेटिव कोई भी कंट्री उसको मतलब ऐसे इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहिए। दूसरा, तीसरा किसमें, साउथ चाइना सी पे वो अपने जो बहुत सारे जो उन्होंने आइलैंड है ना, आर्टिफिशियल आइलैंड क्रिएट कर दिए हैं। फिर अगर हम इंडियन साइड पे जो इंडियन एलएसी है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यहाँ पे आपको पता है कि कितना पूरी तरीके से जो पूरा ये रीजन है ना, यहाँ पे पूरा क्या कर रहे हैं वो अपने जो ट्रूप्स है उसको डिप्लॉय कर रहे हैं। हर जगह पे उनका इन्वेजन हो रहा है और उसकी इतनी ज़्यादा एग्रेसिव ये जो पॉलिसीज़ है ये क्यों हो रही है, क्योंकि उसको पता चल चुका है कि वो पीसफुली राइज अब नहीं कर सकता है। कोरोना क्राइसिस है, उनके जो नेशनल प्रोटेस्ट है वो भी हो सकते हैं। तो इस वजह से अपने को मतलब बहुत एक तरह से मोनोपोली ही क्रिएट करने पे वो लगा हुआ है। एंड द यूएस चाइना रिलेशनशिप वॉज ऑलरेडी डिटेरियोरेटिंग। ठीक है, तो ये हमें ऑलरेडी पता है कि ये सब चीज़ें हो गई हैं। और ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया चाइना बॉर्डर हैज़ एडेड टू द इन्फ्लेमेबल स्टेट ऑफ जियोपॉलिटिक्स। तो यही सारी चीज़ बोली है कि मतलब इस टाइम पे जब हमें इंटरनेशनल कोऑपरेशन की ज़रूरत थी, लेकिन अभी क्या है, इसकी पॉसिटी हो गई, बहुत कमी है इस टाइम पे वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम से। और अब ये जो है ग्लोबल ट्रस्ट नहीं रह गया है। एंड globally at one time more than 70% of the world's ports of entry, air, sea and land restricted travel। ग्लोबल ट्रेड अलर्ट स्टडी के अकॉर्डिंग नियरली 90 गवर्नमेंट्स ब्लॉक द एक्सपोर्ट ऑफ मेडिकल सप्लाईज। ठीक है, तो जहाँ पे कोऑपरेशन करना चाहिए था यहाँ पे 90 गवर्नमेंट्स ने क्या कर दिया गया, मेडिकल सप्लाईज ब्लॉक कर दी गई हैं। फूड एक्सपोर्ट जो है 29 ने रिस्ट्रिक्ट कर दिए हैं। तो ये चीज़ हो रहा है। दूसरी चीज़ यहाँ पे बोला गया है, फॉर एग्जांपल द नॉर्डिक रीजन। नॉर्डिक आपको पता है, मैंने बताया था उस दिन, नॉर्वे है, स्वीडन भी इसमें आता है। लेकिन नॉर्वे ने क्या किया, अन्य देशों के लिए मतलब ट्रैवल बबल तो क्रिएट किया है कि वो सब लोग आ सकते हैं इनकी कंट्री में, लेकिन जो इसके जस्ट बगल में इनके पड़ोसी हैं, नेबरर कौन है, स्वीडन, तो इनके लिए बैन किया गया क्योंकि स्वीडन में कोरोना वायरस के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए। इस वजह से वहाँ पे सारी जो रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई हैं। तो लैक ऑफ ट्रस्ट इज़ ऑल्सो इम्पैक्टिंग, जो सप्लाई चेन्स हैं उसको इम्पैक्ट कर रहा है। और सारी कंट्रीज़ जो है सेल्फ सफिशिएंसी की बात कर रही हैं, है ना, अपनी अपनी। जैसे जापान जो है वो चाइना से फैक्ट्रीज़ जो रिलोकेट कर रहा है तो उनको पे भी कर रहा है कंपनीज़ को। और इमैनुअल मैक्रो जो है फ्रांस के प्रेसिडेंट, तो इन्होंने भी बोला है कि क्रूशल मेडिकल सप्लाईज़ में इस साल के अंत तक उनको फुल इंडिपेंडेंस मिल जाएगी। तो बाकी मतलब वो किसी तीसरी कंट्री पे डिपेंड ना रहे इसके लिए, दूसरी कंट्री पे। देन प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज़ कॉल्ड फॉर सेल्फ रिलायंस एंड बीइंग वोकल फॉर लोकल इन इंडिया, है ना। तो हमने भी सेल्फ रिलायंट की बात की है। एंड पोर्ट फॉर यूएस भी इस काम में पीछे नहीं रहा है। यूएस ने क्या चीज़ बात की है कि अमेरिकन प्रोडक्ट्स बाय अमेरिकन, है ना, बेंचमार्क्स फॉर गवर्नमेंट हेल्थ स्पेंडिंग हैज़ ग्रोइंग बाई पार्टीशन सपोर्ट। तो ये है, कंट्रीज आर प्रिपेयरिंग फॉर इंडिविजुअली फॉरगिंग
रिकवरीज व्हेन द क्राइसिस पासेस। तो ये सब चीज़ें बोली गई हैं इसमें कि जो कंट्रीज़ हैं वो अपने अपने सेल्फ रिलायंट हो रही हैं, और इस टाइम पे जो है इंडिया मतलब ऐसा कर सकता है कि जो भी जितने भी इसको एक अपॉर्चुनिटी में बदल सकता है कि ताकि सारे लोग ही हमारी बातचीत माने, हम जो भी रूल्स सेट करें उसको सब पूरे वर्ल्ड पे वो अप्लाई हो। इट रिजल्टेड इन आर बीइंग कन्फाइंड टू द कैटेगरी ऑफ रूल टेकर्स फॉर 75 ईयर्स एंड काउंटिंग, चैलेंजेस दैट ट्रांसेंड बॉर्डर्स आर ऑफ कार्डिनल इंपॉर्टेंस। ठीक है, बाकी जो बॉर्डर डिस्प्यूट है वही लिखा हुआ है कि बॉर्डर डिस्प्यूट होते रहते हैं, और जो फूड है मतलब फूड चेन भी है उसको काफ़ी ज़्यादा क्या किया है इसने, कोरोना वायरस ने इम्पैक्ट किया है। एंड इंडिया को अब जो टाइम आ गया है, अदर्स आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन देयर गेम प्लान्स, एंड अभी हमें जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है वो रूल शेपर्स बनना है रेदर देन बीइंग रूल टेकर्स। देन वी नीड टू स्टार्ट वर्किंग इन पार्टनरशिप एट ब्लूप्रिंट्स। तो इट इज़ नेवर टू अर्ली टू प्लान फॉर द फ्यूचर। तो यही चीज़ इसमें कही गई है। नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं, द ग्रेन माउंटेन। तो ये अभी जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है, ये इसको 6 और महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। अब 80 करोड़ जो इंडियंस हैं, गरीब पीपल हैं, तो उनको 5 kg फ्री ग्रेन मिलेगा पर मंथ। ड्यूरिंग अप्रैल जून मिलता था और अभी नवंबर तक मिलेगा। ठीक है, और 1 kg जो है ग्राम भी मिलेगा पल्सेस। एंड इन ऑल इट वुड अमाउंट टू सम 32 मीट्रिक बोला गया है यहाँ पे, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो क्या ये सच में फ्री है? मतलब जैसे बोला जाता है ना कि गवर्नमेंट इतना फ्री दे रही है, इतना ये फ्री है, तो क्या ये सच में फ्री होता है? तो यही चीज़ें इसमें बोली गई है कि जैसे अभी 80 करोड़ लोगों को दिया जाएगा, और इसमें से कितना है, 1 अप्रैल को 73.85 मीट्रिक जो टन था वो ग्रेन था पूरे FCI के पास में। और फिर धीरे धीरे जो जैसे रबी क्रॉप थी वो काफ़ी अच्छी हुई, फिर कितना हो गया 97 मतलब 100 मीट्रिक टन तक ये हो गया था, पहुंच गया था। ठीक है, फिर बाद में फ्री ऑफ कॉस्ट इसे दिया जाने लगा। तो इतनी आबादी पे उसके बाद भी सरकार के पास कितना और बच गया, ये 65 मिलियन टन से ज़्यादा स्टॉक। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अभी आने वाले 15 मंथ में सरकार और ज़्यादा ये जो FCI का स्टॉक है उसको लोगों को फ्री में खाना दे सकती है। लेकिन ये फ्री एक्चुअल में है नहीं। मतलब देखो, FCI के जो गोडाउन्स होते हैं उसमें अगर कोई भी ग्रेन रखी जाती है, सपोज़ वो कोई गेहूँ है या फिर वीट है या फिर क्या है, राइस है, तो उसके साथ उसमें क्या होता है, उसकी प्रोक्योरिंग से लेके उसकी बैगिंग, ट्रांसपोर्टिंग, हैंडलिंग, स्टोरिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग एवरी kg ऑफ राइस, वो कितना देना पड़ता है उसमें 37.27। ठीक है, ऑन प्रोक्योरमेंट ऑफ राइस, और 26.84 जो देना पड़ता है वीट के लिए देना पड़ता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने सीधा सीधा रख लिया, जो भी उसका परिवहन की कॉस्ट पे खर्चा आता है, उसकी बुवाई, उसकी कटाई पे जो खर्च होता है वो इतना होता है। ठीक है, तो ये है। तो मतलब एक तरह से स्टॉक में रखना ही एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और इससे करीब 8 से जो 10,000 17,280 करोड़ रुपए है वो खर्च हो जाते हैं। तो यही एक मतलब बड़ा चैलेंज है। इसमें यही चीज़ लिखी गई है कि सरकार मतलब अभी तक जो था FCI फूड कॉरपोरेशन इंडिया के पास ये ग्रेन जो था माउंटेन पे है, शीर्ष पे है ये अभी हमारे, और इसी वजह से जो है इतना जो सिग्निफिकेंट इंसिडेंट्स अभी नहीं हुए स्टारवेशन से रिलेटेड या फिर कोई खाद्यान्न से रिलेटेड कोई दंगे हुए होंगे, ऑनगोइंग कोविड-19 पैंडमिक, क्योंकि 1943 का बंगाल फैमिन हुआ था, इसके बाद से ऐसी कोई क्लैमिटीज़ देखने को नहीं मिली हैं। तो यही चीज़ इसमें डिस्कस की गई है कि एक्चुअल में फ्री नहीं है, बल्कि जो कैरिंग कॉस्ट है ना, यहाँ पे है कैरिंग कॉस्ट, वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, इकोनॉमिक कॉस्ट कैलकुलेशन डू नॉट फैक्टर इन द बफर कैरिंग कॉस्ट। एंड कैरिंग कॉस्ट में क्या क्या होता है, इंटरेस्ट एंड स्टोरेज चार्जेस होते हैं पेबल ऑन द एक्सेस स्टॉक हेल्ड बाय द FCI। तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है, ओलीज ब्लस्टर। तो ये नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर है, इन्होंने न्यू दिल्ली को मतलब बोला है कि हमारा इसमें हाथ है, जो भी वहाँ पे पॉलिटिकल रेवलरी हो रही है उनके खिलाफ। ठीक है, उनको बोला जा रहा है ना कि अपनी पोस्ट से ये हट जाए, रिज़ाइन दे दें, तो ये इंडिया का इसमें हाथ है। तो यहाँ के जो अपोजिशन पार्टी के प्रचंडा है, तो इन्होंने बोला है कि
प्राइम मिनिस्टर ओली का जो रिमार्क है, नेदर पॉलिटिकली करेक्ट नॉट डिप्लोमेटिकली अप्रोप्रिएट एंड वांट दैट द स्टेटमेंट में डैमेज आर रिलेशन विद द नेबर, और इनको क्या करना चाहिए, रिज़ाइन भी कर देना चाहिए। अब ओली को जो है हमेशा से ही उनका जो स्टैंड रहा है वो एंटी इंडिया स्टैंड उनका रहा है, और जब ब्लॉकेड हुआ था, बॉर्डर ब्लॉकेड 2015 में, तो इसका काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा उन्होंने वहाँ पे उठाया था। एंटी इंडिया प्रोटेस्ट वहाँ पे करवाए गए थे, और चाइना की साइड को ज़्यादा इंक्लिनेशन है कि मतलब ये चाहते हैं कि तिब्बत में चाइना जो है एग्रेसिवली रोड वगैरह बिल्ड करे, नेपाल से क्लोज हो जाए, इंडिया से फिर क्या हो जाए, दूर हो जाए, है ना। द मर्जर फेल्ड टू रिजॉल्व द लॉन्ग स्टैंडिंग राइवलरी बिटवीन द टू सीपीएन ग्रुप्स। तो जो ये दो सीपीएन ग्रुप है इनके बीच में भी कॉन्ट्राडिक्शन होते रहते हैं, और बाद में जो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर है वो मीडिएट भी करते हैं पीस अमंग द सीपीएन फैक्शंस, तो ये भी इतना ज़्यादा इसको सफलता नहीं मिली है। मीनवाइल ओली ने क्या किया कि मतलब अपने नेशनल फेवर में इसका फ़ायदा उठाया, और द रीसेंट कैटोग्राफिक चैलेंज टू इंडिया नेपाल्स पार्लियामेंट हैज़ पास्ड। अभी जो उन्होंने फिर सीधा सीधा जो एक पार्लियामेंट अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पास करके हमारे जो 3 रीजन है, काला पानी, लिपू लेक, ओलंपियाधुरा, तो इनको अपने मैप में इन्होंने दिखा दिया, ठीक है। लेकिन अभी जो है सीधा सीधा अपने जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं ये इन्होंने उनको बोल दिया है कि मतलब ये फॉरेन पावर के साथ मिल के क्या कर रहे हैं, हमारी जो गवर्नमेंट है उसको गिराना चाहते हैं। तो ये सारे जो प्रचंडा जैसे जो नेशनलिस्ट है, ये मतलब इनको अपनी जो क्रेडिबिलिटी है इस पर कोई क्वेश्चन करे तो ये इनको पसंद नहीं आएगा। एंड देयर इज़ लिटिल फॉर इंडिया टू डू इन दिस वॉर ऑफ वर्ड्स, बट वेट फॉर नेपाल्स लीडर टू सेटल देयर डिसएग्रीमेंट्स। नेक्स्ट जो आर्टिकल है, आयुर्वेदा डिजर्व बेटर। तो ये जो जो बाबा रामदेव हैं, तो उन्होंने अपनी जो दवा निकाली कोरोना वायरस के लिए बोली गई थी, है ना, तो उसको मतलब उन्होंने सीधा सीधा बिना किसी टेस्टिंग के, बिना किसी रिसर्च से या फिर साइंटिस्ट से बात करके ये सब नहीं किया, बल्कि सीधा इसका एडवर्टाइजमेंट कर दिया था। उसके बाद जो हमारी आयुष मिनिस्ट्री है तो उन्होंने इस पर क्या किया, बैन किया था। तो यही चीज़ बोला गया था कि अगर मतलब आयुर्वेदा को एक वो बेटर डिज़र्व करता है, क्योंकि हमारे बहुत पहले से ही मतलब इससे होता है कि बहुत सारे जो डिजीज़ है उसकी परमानेंट रेमेडीज़ भी हो सकता था अगर ये प्रॉपर कंसल्टेशन करते, इवन आयुष मिनिस्ट्री से भी कंसल्टेशन करते तो ये चीज़ हो सकता था। एंड दे हैव फाउंड दैट विद द राइट काइंड ऑफ पैकेजिंग, positioning and pricing, any ayurvedic medicine can be transformed to an FMCG and be sold as well, ठीक है। तो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड में ये ट्रांसफॉर्म हो सकती थी, और इवन बेटर दैट प्रोडक्ट्स ऑफ मॉडर्न फार्मास्यूटिकल कंपनीज, ठीक है, मॉडर्न फार्मास्यूटिकल कंपनी से भी ज़्यादा ये बेटर तरीके से काम कर सकती थी। नेक्स्ट यहाँ पे जो आर्टिकल है, अनलॉक द हाउसेस। तो आपको पता होना चाहिए कि हाउसेस जो है पार्लियामेंट के सेशन होते हैं, ठीक है। कितने सेशन होते हैं? 3 सेशन होते हैं। एक होता है विंटर सेशन, ठीक है, एक होता है बजट सेशन, और एक होता है मॉनसून सेशन। तो सबसे ज़्यादा जो लॉन्गेस्ट होता है वो होता है बजट सेशन, सबसे ज़्यादा शॉर्टेस्ट होता है वो होता है विंटर सेशन, और सबसे जो मॉनसून सेशन है वो अभी चल रहा था, कब से, जुलाई से सितंबर के बीच में। और ये भी पता होना चाहिए हर मॉनसून सेशन के मतलब हर एक सेशन के बीच में, बजट सेशन के बीच में क्या होना चाहिए, मैक्सिमम 6 मंथ का गैप होता है, ठीक है। तो जो 6 मंथ है हमारा, तो ये मोस्ट प्रोबेबली कहाँ पे ख़त्म होगा, सितंबर तक ये ख़त्म होगा। तो ये चीज़ बोला जा रहा है कि अभी कोरोना वायरस चल रहा है लेकिन उसके बाद हो नहीं सकता, तो बाद में होगा। तो जो सारी अभी जो रूल्स वगैरह है, ऑर्डिनेंस जो पारित किए गए हैं, तो उस पर सारी बात होगी। प्लेथोरा ऑफ एक्ट्स, रूल्स, सब रूल्स एक्सेट्रा टू सर्व द कंट्री, कि कोई रूल परमानेंट होगा या नहीं। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं बजट सेशन, मतलब जितने भी सेशन होते हैं पार्लियामेंट सेशन। तो यहाँ पर ये चीज़ बोला गया है कि कैसे हम कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि देयर कैन बी द यूजुअल मीटिंग सिटिंग्स बट विद प्रिवेंटिव मेजर। तो प्रिवेंटिव मेजर लेके हम अपने एमपीज़ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जैसे 14 डेज़ का जो क्वारंटीन गाइडलाइंस है वो उनको फॉलो करना होगा। उसके बाद वो क्या कर सकते हैं, प्रॉपर टेस्टिंग वगैरह करा के वो यहाँ पे पार्लियामेंट सेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा। WHO की जो गाइडलाइंस है, जैसे कि जो इजिप्ट, फ्रांस, जर्मनी है, इन्होंने भी अडॉप्ट की है। इजराइल, स्वीडन एंड द यूरोपियन पार्लियामेंट हैव ऑप्टेड फॉर दिस मॉडल। तो हम भी वैसा ही कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये कि पार्लियामेंट सेशन कैन बी अटेंडेड रिमोटली, दूर से हो सकते हैं। कैसे? अभी जैसे हो रहे हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू या फिर वेब मीटिंग्स के थ्रू। इंडोनेशिया, वेनेजुएला, साउथ अफ्रीका, पोलैंड, अर्जेंटीना, ब्राज़ील जो है ये सारे मॉडल कर रहे हैं, अपना रहे हैं। तीसरी चीज़ ये कि हाइब्रिड मॉडल, ठीक है। हाइब्रिड मॉडल में विच
incorporates elements of both the above models can be considered. The Philippines and the United Kingdom can serve as a guide in this regard. तो ये अपना रहे हाइब्रिड मॉडल फिलीपींस एंड क्या यूनाइटेड किंगडम. और आर्टिकल 85(1) क्या बोलता है? आर्टिकल 85(1) इन द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स द प्रेसिडेंट शेल फ्रॉम टाइम टू टाइम समन ईच हाउस. तो प्रेसिडेंट क्या कर सकता है? प्रेसिडेंट को ये पावर दी गई है कि वो पार्लियामेंट की मीटिंग किस समय होगी और कौन सी जगह पे होगी वो बता सकते हैं. बट 6 months शेल नॉट इंटरविन बिटवीन इट्स लास्ट सिटिंग इन वन सेशन एंड द डेट अपॉइंटेड फॉर इट्स फर्स्ट सिटिंग इन द नेक्स्ट सेशन. ठीक है, तो ये चीज़ बोला गया. और इसके बाद मतलब इन सारे मेजर के तहत हम ये पार्लियामेंट सेशन है वो करा सकते हैं. और बाकी यही है. एंड इट शुडंट टेक अ पेंडेमिक. जो ये आर्टिकल लिखा गया है, ये क्रिएशन ऑफ सेंट्रल बेड ब्यूरो एक बनाने की बात की जा रही है. मतलब अभी नहीं की जा रही है, लेकिन ये कह रहे हैं कि ये मतलब हमें पेंडेमिक का इंतज़ार नहीं करना चाहिए था, क्योंकि बहुत पहले से ही इसके बारे में बात हुई थी. 1897 के टाइम से. 1897 का जो ईयर है क्यों इम्पॉर्टेंट था? क्योंकि यहाँ पे एक पारित हुआ था एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट. ठीक है, और डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 का है, तो इसके तहत इसको इन्वोक किया गया था. तो तब से ही एक सेंट्रल बेड ब्यूरो की बात की जा रही है. और ये जो बेड ब्यूरो है ये क्या करता कि मतलब जो भी हॉस्पिटल के जो प्रोटोकॉल्स हैं या फिर जो गाइडलाइंस हैं, रूल्स हैं, तो उनको ये बनाता अच्छी तरीके से. ठीक है, तो यही चीज़ अभी मतलब क्या है, 1961 के यहाँ पे केस की भी बात की गई है कि यहाँ पे भी एक केस हुआ था, तब भी ये हो सकता था, लेकिन ऐसा किया नहीं गया. और अभी जो है सुप्रीम कोर्ट की जो रिकमेंडेशन है वो सीरियसली फॉलो नहीं की जाती है इंडिया में लास्ट 27 ईयर्स. एंड द स्टेट्स आर बिजी री इन्वेंटिंग द व्हील अमिड द पेंडेमिक. तो जो भी है मतलब इमरजेंसी हेल्थ सर्विसेज हैं, इनको निगलेक्ट नहीं किया जाता. तो ये सारे जो चीज़ें हैं वो अभी बनी होती, तो यही यहाँ पे बोला जा रहा है. तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे. और मैं जो भी न्यूज़ होती हैं वो मैं बता दूंगी आज या फिर कल के ही आर्टिकल में डिस्कस कर दूंगी. कस्टोडियल डेथ पे जो आर्टिकल था वो हम तभी देख लेंगे साथ में. ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे.